नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। अब खबर विस्तार से। बदलते मौसम में आलू की खेती बनेगी मुनाफे का सौदा। किसानों को सिखाई गई खेती की नई तकनीक। खुरपका मुंहपका से बचाव के पशुओं के टीकाकरण है बेहद जरूरी। ऊर्जा और उर्वरक का सशक्त विकल्प बना बायोगैस। गोबर से किसानों को मिल रहा दोहरा लाभ। बदलते जलवायु और मौसम की चुनौतियों के बीच किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में पटना स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में फसल दिवस के अवसर पर किसानों को आलू की उन्नत खेती से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती के तौर तरीकों में बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों पटना स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आयोजित फसल दिवस के मौके पर किसानों को आलू की शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज तकनीक और उन्नत बीज उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने खेतों में जाकर जीरो टिलेज विधि से उगाई जाने वाले फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया। और कृषि विभाग खड़ा है किसानों के हित में। जो कुछ कहेंगे, हमसे सहयोग चाहेंगे, हम उसको पूरे तौर पर करने को तैयार हैं। मगर हमारा किसान, चूँकि हमारी जो 76% आबादी है जिसकी निर्भरता केवल खेती और किसानी पर है, तो ये खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। पशुपालन किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन पशुओं का स्वास्थ्य बनाए रखना उतना ही जरूरी है। बदलते मौसम और बढ़ती बीमारियों के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा इन दिनों पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। खासकर खुरपका मुंहपका जैसी गंभीर बीमारियां और विभिन्न प्रकार के परजीवी पशुओं की सेहत पर बुरा असर डालते हैं, जिससे दूध उत्पादन और किसानों की आमदनी दोनों प्रभावित होती है। ऐसे में समय पर टीकाकरण कराना बेहद आवश्यक हो जाता है ताकि इन बीमारियों से बचाव किया जा सके। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह। खेती के साथ अगर पशुपालन को जोड़ा जाए तो किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पशुओं से निकलने वाला गोबर भी आपके लिए ऊर्जा और उर्वरक का बेहतरीन स्रोत बन सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बायोगैस प्लांट की। किसान भाइयों, अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो आपके लिए बायोगैस प्लांट एक बेहद उपयोगी तकनीक साबित हो सकती है। पशुओं के गोबर से आप आसानी से बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। यह गैस खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों में उपयोगी होती है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब पारंपरिक खेती के साथ उन्नत और लाभकारी विकल्पों को अपनाना समय की जरूरत बन गया है। इन्हीं विकल्पों में से एक है मशरूम की खेती, जिसकी बाजार में लगातार बढ़ती मांग किसानों के लिए कमाई का अच्छा अवसर लेकर आई है। खासकर अप्रैल के इस महीने में मिल्की मशरूम का उत्पादन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यह न केवल कम लागत में तैयार हो जाता है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण बाजार में इसकी मांग भी काफी ज्यादा रहती है। स्ट्रॉ रीपर मशीन एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी मदद से एक बार में ही पुआल को काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मशीन पुआल को कटाने के साथ ही इसे थ्रेश और साफ भी करती है। अवशेष प्रबंधन के काम में आने वाली यह मशीन फसल की कटाई के बाद बचे गेहूं के डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है, जिससे पशुओं का चारा बनाया जाता है। इस मशीन को भूसा बनाने वाली मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन से कटाई करने से अनाज का दाना तो मिलता ही है, साथ पशुओं के लिए भूसा भी तैयार हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां पारंपरिक खेती कई चुनौतियों का सामना कर रही है,
वहीं कुछ प्रगतिशील किसान नवाचार के जरिए नई मिसाल कायम कर रहे हैं। राजधानी पटना के ग्राम चैनपुर के किसान अवनी भूषण कुमार ने समेतिक कृषि प्रणाली अपनाकर न केवल अपनी आय बढ़ाई है बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बने हैं। प्रगतिशील किसान अवनी भूषण कुमार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए समेकित कृषि प्रणाली को अपनाया। इसके साथ ही आम और चंदन जैसे दीर्घकालीन एवं लाभकारी वृक्षों को भी शामिल किया गया है, जो भविष्य में स्थायी आय का मजबूत आधार बनेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना के बाजार समिति सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 10 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पर हमने आपको दिखाया सरकार की नीति, सूचना, सफलता की कहानी एवं मंडी भाव। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि मौसम का क्या हाल रहेगा। आइए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर। इस दूसरे पड़ाव में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। जी हाँ, हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, किस तरह से ये खेती की जाती है और किन किन विषयों पर विशेषतः ध्यान दिया जाता है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक हैं, आरती कुमारी। और आरती कुमारी जी जो है वैज्ञानिक हैं भूमि जल प्रबंधन के क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा। स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है हर बूंद का सही उपयोग जल संकट के समाधान में प्रिजनल एग्रीकल्चर। आज के वक्त में एक और जहां जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, वहीं बढ़ती जनसंख्या और खेती में अत्यधिक जल के उपयोग की वजह से ये संकट और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में प्रिजनल एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण तकनीक बनकर सामने आ रहा है। यह तकनीक हर बूंद का सही उपयोग करते हुए हमें बताता है कि किस तरीके से हम इस जल संकट की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक ICAR RCR पटना डॉक्टर आरती कुमारी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम, हम जानना चाहेंगे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर आखिर क्या है और जल संकट की जो समस्या आज बढ़ती जा रही है, इससे किस तरीके से ये निदान दिलाता है। नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि आज भारत में जल संकट की समस्या सबसे ज़्यादा गहराती जा रही है। अगर हम लोग बात करें 1951 की बात करें तो उस समय प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता
5000 मीटर क्यूब प्रति वर्ष था, जबकि अभी आधुनिक समय में 2021 में जल की उपलब्धता 1486 मीटर क्यूब प्रति वर्ष है। तो लगभग 70% की पानी की कमी देखी गई है। तो इस समय में प्रिसीजन एग्रीकल्चर खेती का एक ऐसा अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें खेती के विभिन्न हिस्सों को उसकी ज़रूरत के अनुसार पानी, उर्वरक या कीटनाशकों का उपयोग करके हम कृषि में जो भी संसाधन का उपयोग करते हैं उसकी दक्षता को समुचित उपयोग करके बढ़ा सकते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में किसान भाई को मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जो बड़े-बड़े खेत होते हैं उसका हम लोग जोनिंग करते हैं, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र को अगर मॉइस्चर आधारित अगर हमें इरिगेशन देना है तो सॉइल मॉइस्चर आधारित कुछ क्षेत्रों को हम विभाजित करते हैं, कुछ क्षेत्रों को हम सॉइल में उपलब्ध मृदा पोषक तत्वों के आधार पे उसे विभाजित करते हैं। और हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी की आवश्यकता है या जिसमें पोषक तत्वों की कमी है, उन्हीं क्षेत्रों में और जितना कम मतलब जितना कम पोषक तत्व है या कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसका पहले पूर्वानुमान करके हम उतनी ही आवश्यकता में यानी पौधों की आवश्यकता के अनुसार मिट्टी में नमी की आर्द्रता को देखते हुए सेंसर की मदद से हम उसकी ज़रूरत के मुताबिक कृषि में संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं। तो इससे जल उत्पादकता दक्षता बढ़ती है। केवल जल उत्पादकता दक्षता ही नहीं बल्कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और साथ में जो उर्वरकों का बहुत ज़्यादा दोहन किसान का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं जिससे मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रिसीजन एग्रीकल्चर भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर में देखा जाए तो बेसिकली 5 बातों को ध्यान में रखा जाता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बेसिकली जो है अप्लाइंग द राइट थिंग्स यानी कोई भी सही सामान को सही मात्रा में, सही जगह पे, सही समय पे और सही समय पे उचित मात्रा में अप्लाई करने के लिए ही हम किसानों को इसमें बताते हैं। तो अप्लाइंग द राइट थिंग्स एट द राइट मैनर, एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, एट द राइट क्वांटिटी। तो किसानों को मैं बताना चाहूँगी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जल संकट का जो समस्या गहरा रही है, जिसमें ज़्यादातर किसान हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान अपने खेतों को फ्लड इरिगेशन बोले या अनियंत्रित जल प्रवाह करके खेतों को सिंचित करते हैं। तो इसमें जल का काफ़ी ज़्यादा बर्बादी होता है। लगभग 40 से 50% तक का जल का बर्बादी वाष्पीकरण से या डीप पर्कुलेशन लॉसेस द्वारा हो जाता है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर का सेंसर का यूज करते हैं और साथ में हम जो मैपिंग करते हैं वो रिमोट सेंसिंग जीआईएस और जीपीएस से करते हैं। यानी जिन क्षेत्रों को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम पौधों को पानी देकर जल की उत्पादक दक्षता बढ़ाते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जल संकट की जो समस्या है उससे निदान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो पारंपरिक खेती है जो हमेशा से किसान भाई करते आ रहे हैं, उसके अंतर में अगर प्रिसीजन खेती को देखा जाए तो उसमें क्या अंतर होता है? और दूसरी तरफ भविष्य में जब जल संकट आज ही इतना ज्यादा परेशानी लेकर आ रहा है, तो आगे जब भविष्य में ये एक बड़ी चुनौती बनती है तो इससे कैसे निपटा जा सकता है? हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर कृषि का आधुनिक पद्धति है जिसमें हम सेंसर के आधार पे आईओटी बेस्ड स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के आधार पे हम अपने खेतों को स्वचालित सिंचित करते हैं। पारंपरिक खेती में अगर किसान भाई करते हैं तो एक अनुमान के आधार पे जो किसान बहुत अनुभवी होते हैं वो अपनी खेतों की मिट्टी को देखते हैं और उसमें जब देखते हैं कि मिट्टी में पानी की कमी है तो एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान के आधार पे वो पौधों को सिंचित करते हैं। तो अनुमान मैं बताना चाहूँगी कि अनुमान हमेशा सही नहीं हो सकता है। एक एक्सपीरियंस किसान और जो एक नए युवा वर्ग के जो किसान हैं वो अनुमान के आधार पे अगर देंगे तो दोनों के अनुमान में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा जा सकता है। लेकिन अगर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में बोले तो हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म डेटा के आधार पे और डेटा आधारित खेती करते हैं
और इसमें हम लोग एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके भी प्रिडिक्शंस करते हैं और पौधों में कितनी जल की आवश्यकता है, कितना पौधों में स्ट्रेस है, उसका भी अनुमान लगाते हैं। साथ में मिट्टी में नमी को सेंसर की मदद से देखते हैं और हम लोग जीपीएस के आधार पे और रिमोट सेंसिंग जीआईएस के आधार पे बड़े-बड़े क्षेत्रों को मैपिंग करके जितनी पौधों को जल की आवश्यकता है या फिर न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, उतना ही हम पौधों को देते हैं। तो इससे मैं बताना चाहूँगी कि डेटा के आधार पे देते हैं तो ये काफ़ी सटीक होता है। और दूसरी बात है कि पौधों को जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी देते हैं, तो जो पानी का बहुत अधिक बर्बादी हो रहा है उससे किसान निजात पा सकते हैं। स्वचालित है, आईओटी आधारित है, तो किसान जो खेतों में सबसे ज़्यादा लेबर का समस्या आता है, अगर हम अपने देश में देखें तो खेती ऐसी चीज़ है कि इसमें एक सही समय पे जो भी कार्य लगना है तो उस टाइम मज़दूर मिलना चाहिए। लेकिन मज़दूरी की समस्या, जब यहाँ पे मज़दूर सही समय पे नहीं मिल पाते हैं तो कृषि का कार्य बाध्य होता है। तो एक एक श्रम जो बोली यानी मज़दूरों की जो समस्या है उससे भी निजात पाया जा सकता है और एक समय की बचत होती है। अगर स्मार्ट प्रिसिजन एग्रीकल्चर अगर भारत में बड़े-बड़े किसान अभी जैसे यूज़ कर रहे हैं, बाद में अगर लघु और सीमांत वर्गों तक भी ये पहुँच जाती है, तो वो अपने घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से अपने सुदूर खेतों को नियंत्रित कर सकते हैं और साथ में जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक वो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं खेतों में, मिट्टी की उर्वरता को खराब कर रहे हैं। साथ में जो जल का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जैसे कि सिंचाई में मैं बताना चाहूँगी कि सबसे अधिक जल का उपयोग होता है, तो उससे भी उसका भी बचत कर सकते हैं और लगभग प्रिसिजन एग्रीकल्चर से मैं बताना चाहूँगी तो 40 से 60% तक का पानी का बचत किया जा सकता है। साथ ही किसान भाई अपना आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पौधों को जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर हम पानी देंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो उत्पादन क्षमता है पौधों की वो भी बढ़ेगी और साथ में किसानों को अधिक आय प्राप्त होगा। ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करें मैम, तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम ये जल संकट से बचाने में कितना उपयोगी है, हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ड्रिप सिंचाई जिसे हम टपक सिंचाई भी कहते हैं, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि टपक सिंचाई के माध्यम से क्या होता है कि एक लैटरल में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, इनलाइन ड्रिपर या ऑनलाइन ड्रिपर होते हैं, उसके माध्यम से पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद पानी दिया जाता है। तो इससे पौधों को जितनी आवश्यकता है उतना ही जल दिया जाता है। तो जो जल का वाष्पीकरण से जो लॉस होता है या डीप पर्कुलेशन में जो लॉस होता है, उसमें कमी की जा सकती है। साथ ही अगर स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर सिंचाई को फव्वारा सिंचाई कहते हैं। किसान भाई खेतों में देखते होंगे कि वर्षा की तरह फव्वारे के माध्यम से वो अपनी फसलों को सिंचाई करते हैं, जिसको हम लोग स्प्रिंकलर कहते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि किसान भाई जो अपना बाढ़ से जो खेतों को सिंचित करते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, तो उसमें किसान भाई क्या करते हैं कि जल का अनियंत्रित प्रवाह खेतों में कर देते हैं, जिससे जल का बहुत ज़्यादा लॉस होता है डीप पर्कुलेशन में या वाष्पीकरण द्वारा, जो पौधों को प्राप्त नहीं होता है और अंततः उसका जल की हानि हो जाती है। लेकिन अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से करते हैं तो पौधों की जड़ों में जितनी आवश्यकता है उतना ही जल दिया जाता है, तो प्रति बूंद जल का अधिक उपयोग होता है। अगर सिंचाई दक्षता देखी जाए तो जहाँ बाढ़ या फ्लड इरिगेशन की बात करें तो वहाँ पे सिंचाई दक्षता 40 से 50% तक की होती है। वहीं पे अगर स्प्रिंकलर का हम लोग यूज करें तो 85% तक की सिंचाई दक्षता प्राप्त की जा सकती है और अगर किसान भाई ड्रिप का यूज करें तो 90% तक की दक्षता प्राप्त की जा सकती है। और अगर सेंसर आधारित करते हैं तो सिंचाई दक्षता 90% से भी अधिक प्राप्त की जा सकती है और उनके समय का भी बचत होता है। साथ ही मैं किसानों को बताना चाहूँगी कि केवल जल उत्पादक दक्षता नहीं बल्कि फर्टिलाइजेशंस भी हम ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे उर्वरक दक्षता भी बढ़ती है। और किसान भाई आजकल बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी टैंक बेस्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी उपलब्ध है, तो वो अपना जो लघु और सीमांत वर्ग के किसान हैं उसका यूज करके उसका फायदा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो चलाई जा रही है उससे भी किसान भाई सब्सिडी प्राप्त करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर का जो भारत का स्वप्न है उसको प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस अंक में हमने जाना कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जल संकट की समस्या से निपटने के लिए कितना बड़ा समाधान है। वहीं ये ना सिर्फ जल संकट की समस्या से हमें बचाता है बल्कि किसानों की आय भी दुगनी करता है, उत्पादन भी बढ़ाता है। अगर इसे व्यापक रूप से अपनाया जाए तो हम काफी हद तक जल संकट के इस समस्या पे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई है और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है। इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो। ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के, जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहाँ के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ 11 तारीख को, 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर हम हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ, जहां पर सरकार की नीतियों के बारे में बात करेंगे, मंडी भाव के बारे में बात करेंगे, मौसम का हाल हम आपको बताएंगे तथा सरकार की भी योजनाओं से हम आपको रूबरू करेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।